नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है नील स्पर्म काउंट, मतलब वीर्य में शुक्राणु की जीरो होना या बिल्कुल ना होना, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं एजूस्पर्मिया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि हमारी नॉर्मल चीजें क्या है, एबनॉर्मल चीजें क्या है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन का सीमेन है, हमारे इंसान का जो सीमेन है, तो उसका अमाउंट कितनी होती है। ऑलमोस्ट एक आदमी एक टाइम में 2 ml या 2 ml से ज्यादा सीमेन का नॉर्मल वॉल्यूम स्क्रीट करता है। 1 ml जो है, 1 ml जो सीमेन है उसके अंदर 20 मिलियन जो है स्पर्मेटोजोआ होते हैं। अगर 2 ml की बात करें तो 40 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ये तो होगी बात सीमेन के वॉल्यूम की। कई लोगों को इसको लेके बड़ा भ्रांति है कि हमारा सीमेन का वॉल्यूम कम है, सीमेन का वॉल्यूम ज्यादा है। तो सबसे पहली बात है कि सीमेन का वॉल्यूम 2 ml से कम नहीं होता है, 2 ml कम से कम होता है। और 2 ml आप आधा चम्मच से भी कम मान के चल सकते हैं थोड़ा सा, अगर 2 ml की बात करें तो। अब बात आती है कि स्पर्म्स के बारे में एनालिसिस की बात आती है कि एनालिसिस के बारे में हम उसके बारे में कैसे जांचते हैं कि स्पर्म ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए आपको जांच करानी पड़ती है लेबोरेटरी की, और लेबोरेटरी की जांच के बाद आपके पास रिपोर्ट आती है जिसको आपको पढ़ने में मुश्किल आती है। तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें जो 50% जो है, 50% में खासकर मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो चलने वाले, मतलब गतिमान होने चाहिए। उनमें से भी ग्रेड ए और एक ग्रेड 2 हम दो तरह के डिवाइड करते हैं। ग्रेड ए वो हैं जो बहुत तेजी से भागते हैं और लीनियर डायरेक्शन में भागते हैं, सीधे भागते हैं और बहुत तेजी से भागने वाले होते हैं। ग्रेड बी वो होते हैं जो स्लगिश होते हैं। स्लगिश का मतलब बहुत धीमे चलने वाले और जिगजैग चलने वाले। तो 50% जो हमारे शुक्राणु हैं वो गतिशील या हम किसी भी डायरेक्शन में हो सकते, चाहे वो स्लगिश हो चाहे वो एक्टिव हो, लेकिन 50% होना जरूरी है। दूसरी बात आती है, कई लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि इसकी वाइटलिटी कितनी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा डेड स्पर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब 75% जो स्पर्म्स हैं वो लाइव होने जरूरी है। तीसरी बात आती है WBC काउंट। जो WBC काउंट है हमारे स्पर्म्स का वो 1 मिलियन पर ml से कम होना चाहिए। मैंने अभी बात की 2 ml मिनिमम होता है और 1 ml से में जो सा हमारा 1 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए WBC काउंट जो है। फिर बात आती है ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं है। तो कम से कम 25 से 30% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनका स्ट्रक्चर ठीक हो। तो ये बात आती है हमारे सीमेन एनालिसिस के बारे में। तो सीमेन की जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो आप उसको जल्दी से पहचान सकते हैं कि इसमें कहां पे गड़बड़ है। अब हमारी बात आती है कि एजूस्पर्मिया हम कहेंगे किसको कहेंगे कि वो एजूस्पर्मिया या उसके स्पर्म नील काउंट नील है। तो अगर शादी के 1 साल तक या 1 साल तक नियमित रूप से संभोग किया जाए बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के और फिर भी बच्चा ना हो, अर्थात मैरिज के 1 साल तक लगातार संभोग किया जाए और किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर ना लिया जाए और फिर भी अगर बच्चा नहीं ठहरा, गर्भ नहीं ठहरा, तो ऐसे केस में जब सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट सामने आती है और उसमें स्पर्म काउंट इस तरीके से बिल्कुल नील आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया, या वैसे इस कंडीशन पर्टिकुलर का नाम होता है पर्टिकुलर सब फर्टिलिटी जो बोला जाता है। अब बात आती है इसके कारण क्या है, स्पर्म काउंट नील होना, इसके कारण क्या है। तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो जो शुक्राणु है वो ढंग से बने ही ना, और दूसरा काम हो सकता है कि शुक्राणु बन तो रहे हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन वो जिस जगह पर पहुंचने चाहिए, बाहर आने चाहिए, वो वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जिस स्त्री के बारे में हम ये मान के चल रहे हैं कि वो नॉर्मल है। अब बात हो रही है इन आदमी की। तो आदमी में अगर हम बात करते हैं तो पहली बात आती है, जैसे हम बात करें ऑब्स्ट्रक्शन की। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कारण आता है उभर के, वो है जीन्स। अगर जीन्स में ही हमारे मैसेज छुपा हुआ है कि शुक्राणु किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमारे को जेनेटिकल लेवल पे जाके उसकी खोजबीन करनी पड़ेगी। दूसरा आता है स्पोर्ट्स में बड़े कॉमन सी बात है। स्पोर्ट्स में खासकर इंजरी हो जाना, चोट लग जाना, चोट लगने की वजह से जो पार्ट है जहां से शुक्राणु ने निकल के आना है वहां पे कोई थक्का जम जाना जिसकी वजह से शुक्राणु बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो एक स्पोर्ट्स इंजरी में बड़ा कॉमन कारण उभर के आता है। फिर आता है टोर्शन ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस घूम जाना और अड़ जाना। ये भी एक ऐसी स्टेज है, बड़ी पेनफुल स्टेज होती है और इसका डायग्नोस बड़ी जल्दी से हो सकता है और अल्ट्रासाउंड से भी हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं।
चौथी चीज आती है कि किसी भी तरह की इंजरी टू द स्पाइन, अगर हमारी बैकबोन पे किसी तरह की इंजरी होती है, क्योंकि बैकबोन का सीधा कंट्रोल हमारे शुक्राणु, हमारी जो नीचे का सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, या लोअर एब्डोमेन में किस तरह का आपको चोट, बहुत हैवी चोट लग जाए, या फिर सेक्स ऑर्गन्स पे डायरेक्टली चोट लग जाए। फिर इसके अलावा बात करें वेरिकोसिल, जो खासकर जो टेस्टिस है उसमें आप अगर फील करेंगे ऐसे पेशेंट में, तो एक नसों का गुच्छा सा जमा हुआ दिखाई देता है, जैसे एक नसों का गुच्छा सा इकट्ठा हो गया, एक नसें इकट्ठी होगी, अगर आप टच करेंगे फील करने पे वो चीज दिखाई थी, अल्ट्रासाउंड से और भी जल्दी क्लियर आती है। तो वेरिकोसिल भी इसमें एक कारण है। और चौथा सबसे लास्ट कारण के चौथा वो लास्ट कारण जो है वो है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी अर्थात पुरुषों में नसबंदी। नसबंदी होने के बाद स्क्रीशंस तो रहेंगे, पर उसमें शुक्राणु जो से हैं वो नील रहेंगे। हमारी बात हो रही है शुक्राणु न, जहां पे स्पर्म काउंट नील है, तो ऐसे केसेस में भी जो स्पर्म काउंट है नील रहेगा। ये तो हमने बात की वो केसेस की जहां पे स्पर्म काउंट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी रुकावट की वजह से नील आ रही है। ऐसे केसेस में आगे मैं ट्रीटमेंट में जाके बताऊंगा कि ऐसे केसेस में हम सर्जरी या मेडिसिन के थ्रू या हम सीधा वहां से स्पर्म्स को निकाल के फर्टिलिटी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी। तो सबसे पहले बात करें दवाइयों की। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो स्पर्म काउंट को नील करने का काम करते हैं। उनमें जो सबसे मेन ड्रग्स हैं वो है स्टेरॉइड्स। कई लोगों को उम्र भर स्टेरॉइड्स पे रहना पड़ता है, जैसे बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्टेरॉइड देना पड़ता है, ऐसी कई बीमारियां। और दूसरी चीजें हैं एंटीबायोटिक्स, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज, या एंटी इन्फ्लेमेटरी जो दर्दों में वाली दवाइयां उनका बहुत ज्यादा यूज करना, या जो नशे की दवाइयां हैं उनका बहुत ज्यादा यूज करना भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ बीपी की दवाइयां भी जो सी हैं वो स्पर्म काउंट को कम करती हैं। इसके बारे में आप अपने चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ कैंसर के ड्रग्स वो भी जो से हैं वो स्पर्म काउंट को कम करते हैं और नील भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि जो लोग नशा करते हैं, नशे की बहुत ऐसी चीजें हैं जो खासकर नशे में स्मोकिंग भी आती है और नशे में अल्कोहल भी आता है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग ये मेजर कॉजेज हैं स्पर्म काउंट को कम करने के। इसके अलावा जितने नशे हैं, चाहे वो कोकीन का है, चाहे वो शीश का है, चाहे वो बुकी है, सभी ही स्पर्म काउंट को कम करती हैं। फिर आता है जो एक कारण आता है जीन्स, ऐसी कारण जिसकी वजह से स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, टेस्टिस को बनाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे कारण में हमारे को जीन्स की खोज करनी पड़ेगी कि क्या जेनेटिक लेवल पे जाके कि क्या ये कारण है कि स्पर्म्स बन ही नहीं रही हैं। फिर आते हैं हार्मोन्स, जैसे पिट्यूटरी का हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, तो इनके लेवल की टेस्टिंग क्या वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स बने। इसके अलावा अगर बात करें रेडिएशन, अब कैंसर के पेशेंट को रेडिएशन देना, एक रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, और रेडिएशन थेरेपी के बाद स्पर्म काउंट नील हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आमतौर पर ऐसा हो जाता है। फिर आता है अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब है कि जो प्रॉब्लम जो सी है ब्लैडर की नेक पे, जो हमारी पेशाब की थैली उसकी नेक में प्रॉब्लम आ जाना, जिसकी वजह से स्पर्म्स बाहर ही ना निकल पाए। और ये ज्यादातर कहीं स्पाइन की इंजरीज में या शुगर के केसेस में ज्यादातर होता है। एक लास्ट कंडीशन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर कैंसर या टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ऐसे केसेस 100% क्योर हो सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो, क्योंकि ये खासकर 40 से कम के लोगों में ज्यादा पाया जाता है और इसका इलाज जो है बहुत जल्दी अगर डायग्नोस कर लेते हैं तो इलाज 100% कामयाब है। अब बात आती है कुछ और चीजों के बारे में। ऑक्यूपेशन से जुड़ी मैं कुछ बात करूंगा कि वो लोग जो ऑक्यूपेशन जिनका ये काम पेस्टिसाइड के साथ जुड़ा हुआ है, पेस्टिसाइड खाने में भी हम कहीं ना कहीं किसी रूप में कहीं हमारे यूज हो रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक यूज हो रहे हैं, तो भी वो शुक्राणु को कम करते हैं। फिर आते हैं हार्मोनल टॉक्सिसिटी जो सी है, सॉरी हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। हैवी मेटल्स जो सी हैं जैसे पारद है और कॉपर है, लोहा है, ऐसी खदानों में काम करने वालों के शरीर में कहीं ना कहीं से हैवी मेटल पहुंच रही है। ऐसी इंडस्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के पास ऑलमोस्ट वो हैवी मेटल्स उनके शरीर में जा रही हैं। ऐसी हैवी मेटल्स टॉक्सिसिटी होने से कॉपर है, आयरन है, जिंक है और मरकरी है, ऐसी पॉइजनिंग जो सी हैवी मेटल्स की भी एक कारण है इनफर्टिलिटी, खासकर एंजियोस्पर्मिया होने में। इसके अलावा हीट, ऐसे एटमोस्फेयर जहां पे हीट बहुत ज्यादा है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऐसी जगह पे टेस्टिस के लिए जो हीटिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इसलिए हीट होने पे बहुत ज्यादा नुकसान होने का डर रहता है। और इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूंगा, एक जन्मजात कंडीशन है जहां में से जो हमारी गोलियां या जिसको टेस्टिस बोलते हैं वो बाहर आते ही नहीं है। इसका इलाज यथासंभव जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। अगर बच्चा पैदा हो रहा है उस समय टेस्टिस बाहर नहीं है तो एक म्याद होती है, आप डॉक्टर से अपने पेडियाट्रिशियन डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे कि इसको कब आपको ऑपरेट कराना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी उसको ऑपरेट नहीं कराता और वो अनडिसेंडेड रहती है, नीचे उतरती ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। अब बात करते हैं कि डिटेक्ट कैसे करें कि एंजियोस्पर्मिया है।
पहली बात तो सबसे पहले लेडी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी। दूसरी बात है कि ऐसे इंसान चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा फैटी हो जाएगा, बहुत ज्यादा मोटापा चढ़ जाएगा, उसकी ब्रेस्ट जोन सी है, ब्रेस्ट में बहुत सारे जोन से हैं, मतलब आप कह सकते हैं टिश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगी ब्रेस्ट जोन सी है। डिस्चार्ज जो खासकर सीमेन का है वो बिल्कुल क्लियर व्हाइट कलर कह सकते हो या ट्रांसपेरेंट कलर जो है बिल्कुल पतला सा जो है डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा जो स्कोटम अगर वेरिकोसील है तो स्कोटम में नसों का गुच्छा भी दिख सकता है आप लोगों को जो है। फिर इसके अलावा स्ट्रेस, ऐसा पेशेंट स्ट्रेस में आमतौर पर मिलेगा क्योंकि नेचुरली बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, आमतौर पे मिलता है। और स्मॉल टेस्टिस ही बहुत स्मॉल है, टेस्टिस उतरी नहीं है, इसको भी आप जांच कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हम पता चला सकते हैं कि एजोस्पर्मिया की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो टेस्ट कौन से हैं, टेस्ट ऐसे कौन से टेस्ट हैं, अब इसमें हमने क्या टेस्ट कराने हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट में बात करूंगा, सबसे पहले है हिस्ट्री टेकिंग है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये पार्ट डॉक्टर का है, आपका नहीं है, तो वो ये काम डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। दूसरा पार्ट आता है आपका बायोप्सी, ये भी डॉक्टर्स करते हैं, ये जांचने के लिए कि किसी तरह का टेस्टिकुलर ट्यूमर या किसी तरह की ग्रोथ या किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे मौजूद तो नहीं है। फिर आता है ब्लड टेस्ट, जैसे शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्मोन्स के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, पिट्यूटरी के हार्मोन्स के लिए, तो उस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है, जीन्स को कोड किया जाता है, डिकोड किया जाता है, ये पता चलाने के लिए कि जीन्स प्रॉपर है या नहीं है जो हमारे स्पर्म्स को बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। ये टेस्ट कई बार ब्लड के थ्रू भी किया जाता है और बायोप्सी के थ्रू भी किया जा सकता है। फिर है एमआरआई किया जाता है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो सी एमआरआई आप सब लोगों ने सुन रखा है। उसके द्वारा ये पता चलाया जाता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ठीक है तो ठीक है या नहीं है, उसमें कोई ट्यूमर या ग्रोथ तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत हो रही है। फिर स्पर्मेटिक वीनोग्राफी, ये देखने के लिए कि जो नसों का गुच्छे हैं उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। एक डाई दी जाती है जिसका पता चलाया जाता है कि हाँ, एक्सरे किया जाता है, ये पता चलाया जाता है कि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। और अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है कि नसों का कोई गुच्छा तो नहीं है उसके अंदर जो सा जिसको पहचाना जा सके। तो अल्ट्रासाउंड और वीनस वीनोग्राफी जो सी है, खासकर स्पर्मेटिक वीनोग्राफी, वो दोनों की जाती हैं। सीमेन का एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताया। इसके अलावा पोस्ट इजैकुलेटरी यूरिन एग्जामिनेशन, इसमें मैंने स्पेशली बोला पोस्ट इजैकुलेटरी सीमेन एनालिसिस, मतलब एक बार इजैकुलेशन होने के बाद हम लोगों ने पेशाब का टेस्ट करवाना है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पहले पेशाब टेस्ट करा लेते हैं कोई इन्फेक्शन है या नहीं। ऐसे केसेस में एक बार इजैकुलेशन होने के बाद हम लोगों को इसमें टेस्ट कराना है कि क्या उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं मौजूद है या उसमें आरबीसी बहुत ज्यादा तो नहीं है, किसी की वजह से वो डैमेज तो नहीं हो रही है। सो यूरिन का टेस्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब बात हम करें ट्रीटमेंट की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एश्योर करना चाहूंगा कि ये एक मिथ है कि एजोस्पर्मिया वाला आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उसका जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है वो उसको हो सकता है, उम्मीद वो पूरी रखे। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या है कि कुछ मेडिसिन की ट्रीटमेंट है जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो दिए जाते हैं। सर्जरी के केसेस में मैंने आपको बताया नसों का जो गुच्छा टेस्टिस में इकट्ठा हो जाता है उसकी सर्जरी की जाती है। और ऐसी सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट ये सर्जरी ओपीडी प्रोसीजर होता है, ऐसी सर्जरी के बाद पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। लेकिन हफ्ते तक ऐसा पेशेंट बिल्कुल सेक्स ना करे, और जब उसने सीमेन एनालिसिस कराना है तो कम से कम 3-4 महीना वेट करे। अगर वो बच्चा पैदा करना चाहता है और सीमेन का एनालिसिस कराना चाहता है तो 3-4 महीने वेट करके फिर ही बच्चे के बारे में प्लान करेगा उससे। इसके अलावा जो एक टेक्निक है स्पर्म एक्सट्रैक्शन, मतलब स्पर्म्स को सीधा ही हम स्क्रोटम से निकाल के बाहर ओवम में फ्यूज करके फिर लेडीज में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। तो ये एक टेक्निक है, इसका उपयोग फर्टिलिटी सेंटर्स वाले यूज करते हैं और कहीं कहीं टेस्टिकल बायोप्सी का भी यूज किया जाता है। सो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। जो एक पेशेंट है उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और कोई उसको बताता है कि तेरे तो स्पर्म्स बिल्कुल नील और तेरे होंगे नहीं, तो मैं आपके इस बारे में ये बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहूंगा कि ऐसे पेशेंट्स में बच्चा पैदा हो सकता है। इसका कारण डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है। अगर हम उस कारण को ठीक कर देते हैं तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि ये चीज बिल्कुल 100% क्यूरेबल है। धन्यवाद।